देखें जी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टार्ट करने से पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रेस। ये सब डिफाइंड है इस टॉपिक में, लेकिन तरतीब से मैं चलता हूं ना अपने तरीके से। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? हाँ जी, स्ट्रेस क्या होता है? इट इज deforming force. It is deforming force acting on unit area, acting on unit area of body of our material. तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाएगा? सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है डेफिनेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। सो मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका बड़ा सीधा सा है, यूनिट इसका बनेगा फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो क्या बना? सीधा सीधा बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों से यहाँ पे मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि प्रेशर भी तो यही है, प्रेशर भी तो यही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी यही है फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर फर्क क्या हुआ इन दोनों में? हाँ जी जी बोलें, क्या फर्क है प्रेशर और स्ट्रेस में? जी बोल दें, पता है या मैं बताऊं? मैं खुद बता दूं? आप बताइए। यस सर। अच्छा, देखें देखें इसकी डेफिनेशन को गौर से देखें, क्या मैंने लिखा है? इट इज डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इस चीज को देखें ना, ये डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या था? प्रेशर था फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को जब हमने डिफाइन किया था हमने डीफॉर्मेशन की कोई बात नहीं की थी, लेकिन जब स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं तो डीफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मतलब स्ट्रेस जो है ये भी प्रेशर ही है ये भी प्रेशर, लेकिन ये ऐसा प्रेशर है कि जो डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, यानी बॉडी की शक्लो सूरत को बिगाड़ देगा, उसकी लेंथ को चेंज कर देगा, उसके एरिया को चेंज कर देगा, उसके वॉल्यूम को चेंज कर देगा, उसकी शेप को चेंज कर देगा। तो इस तरह का जो प्रेशर होता है दैट इज इस तरह का जो प्रेशर होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेस। तो अगर प्रेशर जो है बॉडी में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दे तो उस स्पेसिफिक प्रेशर को स्ट्रेस कहा जाता है। लेकिन अगर प्रेशर बॉडी में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना कर सके तो उस प्रेशर को स्ट्रेस नहीं कहा जाता, उसको सिंपल प्रेशर ही कहा जाएगा। जैसे देखें ये बड़ा, ये मार्कर है हार्ड है काफी, अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं बड़े जोर से, बहुत जोर से मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो अभी जो मैंने प्रेशर अप्लाई कर रखा है ये स्ट्रेस नहीं कहलाएगा, ये सिंपली प्रेशर ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे हाथ में कोई अब इस तरह की कोई चीज नहीं है, ये देखने चले है तो ये देखें जरा, ये अब इसको मैं प्रेस करता हूं, देखें ये देखें जरा, इसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई है, बदल गई। तो इसका मतलब है अब जो प्रेशर मैंने अप्लाई किया है दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक हो गया? तो किसी भी सॉफ्ट चीज पे जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देता है, उसकी शक्लो सूरत को बिगाड़ देते हैं। तो इस तरह का जो प्रेशर है जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेस। और अगर प्रेशर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करता तो उस प्रेशर को स्ट्रेस नहीं कहा जाएगा। ठीक हो गया? यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि प्रेशर pressure which produces deformation, which produces deformation, pressure which produces deformation is called stress। ये इनमें बुनियादी फर्क है। ठीक हो गया? ऐसा प्रेशर जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे उसको स्ट्रेस कहा जाएगा, और अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना करे तो उसको स्ट्रेस नहीं कहा जाएगा। ओके, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन, स्ट्रेन है कि जब आपने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, जब आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया किसी बॉडी पे, तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। आगे समझ? तो इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, थोड़ा नहीं अगर समझ आया तो भी देखें जरा, मैथमेटिकली इसको देखते हैं, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इट इज फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन, इट इज, अब फ्रैक्शनल का वर्ड शायद आपको परेशान कर रहा हूं तो अभी क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह। इट इज फ्रैक्शनल deformation, it is fractional deformation produced in
बॉडी किसकी वजह से, ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस, अप्लाइड स्ट्रेस के स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद बॉडी में जो फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक होगा। अब स्ट्रेन की 3 टाइप्स हैं, अभी थोड़ा आपको परेशानी हो रही होगी, अभी क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह। देखें स्ट्रेन की 3 टाइप्स हैं। टेंसाइल स्ट्रेन, सॉरी एक मिनट, स्ट्रेस की भी तो 3 टाइप्स थी, वो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं की। ओफो, चलें मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ। स्ट्रेस की 3 टाइप्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जाने दे, इधर कर देता हूँ मैं। स्ट्रेस की 3 टाइप्स देख लें पहले। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है कि जो बॉडी की लेंथ में इजाफा या कमी कर देता है, यानी उसकी लेंथ को चेंज कर देता है। अभी तक हमने देख लिया ना कि स्ट्रेस क्या चीज है, कि जो बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। तो डिफॉर्मेशन कई तरीकों से हो सकती है, लेंथ में वेरिएशन हो सकती है, एरिया में वेरिएशन हो सकती है, वॉल्यूम में वेरिएशन हो सकती है, शेप में वेरिएशन हो सकती है। तो ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ को चेंज कर दे दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है ये? इट चेंजेस द लेंथ, इट चेंजेस द लेंथ ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी के बॉडी हमारे मटेरियल की लेंथ को चेंज कर देता है, टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद है एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ये क्या करेगा? ये बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर देगा। ठीक हो गया। जैसे भी आपके सामने वो उसको हमने प्रेस किया था तो उसका वॉल्यूम कम हो गया था, प्रेस हो गया था ना, तो वॉल्यूम कम हो गया था। ठीक हो गया। या सिंपल सी बात है, एक फुटबॉल आप ले लें, एक फुटबॉल ले लें, फुटबॉल पे तमाम डायरेक्शन से इक्वल स्ट्रेस अप्लाई करें तो फुटबॉल के वॉल्यूम में कमी वाक़या हो जाएगी। तो वो जो स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं उसके वॉल्यूम में कमी वाक़या करने के लिए दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक हो गया। तो इट चेंजेस द वॉल्यूम, इट चेंजेस द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को चेंज करता है। ठीक हो गया। और तीसरी इसकी टाइप है शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस ये क्या करता है? ये बॉडी की शेप को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है अभी स्ट्रेन की टाइप्स में इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। तो शीयर स्ट्रेस, इट चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी, ये बॉडी की शेप को चेंज करता है, इट इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेस। ठीक हो गया। अच्छा खैर, ये स्ट्रेस आगे उसकी ये टाइप्स इधर आ गई। अब ये स्ट्रेन की तरफ आते हैं। तो स्ट्रेन आपके सामने मैंने लिख दिया, इट इज फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। लेकिन ये वर्ड फ्रैक्शनल ये आपको शायद परेशान कर रहा हो, अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। अब इसकी टाइप्स को हम देखते हैं, स्ट्रेन की टाइप्स को, वहां से ये चीज क्लियर हो जाती है। तो देखें जरा, जैसे स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं ऐसे स्ट्रेन की भी इन्हीं नामों के साथ 3 टाइप्स हैं। पहले आ जाते हैं टेंसाइल स्ट्रेन की तरफ। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन है दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस क्या था? ये बॉडी की लेंथ को चेंज करता है। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक हो गया। यहां पे मैं फर्दर इस चीज को लिख भी देता हूं कि स्ट्रेन क्या होता है मैथमेटिकली। स्ट्रेन इज एक्चुअली इट इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक होगा। तो अब देखें टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस था लेंथ को चेंज करने वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा टेंसाइल स्ट्रेस की एप्लीकेशन की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह सेकंड टाइप होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब ये क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट विल बी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। सो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है शीयर स्ट्रेन। ये मुझे डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये इतने आराम से आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अब इस चीज को, इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देख लें स्ट्रेन क्या था? इट वाज फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। तो फ्रैक्शनल कैसे होगा? जरा फ्रैक्शन बना हुआ होगा, तो देखें फ्रैक्शन ही तो बना हुआ है। ठीक होगा। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन में क्योंकि फ्रैक्शन मौजूद है दैट्स व्हाई इसको फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन करके डिफाइन किया गया। तो स्ट्रेन इज एक्चुअली फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। ठीक हो गया। ये मुझे बता दिया करें ना जब ये इशू आता है तो।
स्ट्रेन को हमने कहा ना इट इज फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन, तो दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ठीक है, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसी तरह इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। हुआ क्लियर अब? नहीं जी, अभी लेने इसका स्क्रीनशॉट। शेयर स्ट्रेन अब क्या होता है देखें। अब ये ब्लैक कलर में जो आपको ये क्यूब दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल शेप है। मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, और जब फोर्स इस पे एक्सर्ट की गई तो डेफिनेटली यानी ऊपर वाला जो इसका फेस है उस पर जब फोर्स एक्सर्ट की तो ये ऊपर वाला फेस आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है ये इसकी न्यू पोजीशंस बन गई हैं। ठीक हो गया? अच्छा, यानी अब ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये इसकी नई शेप बन चुकी है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा एंगल, ये वाली जो साइड है ये थीटा एंगल आगे शिफ्ट हो गई है, इसी तरह ये वाली साइड सेम एंगल थीटा एंगल आगे शिफ्ट हो चुकी है, और अगर गौर से देखें तो इसकी शेप चेंज हो चुकी है, लेकिन इस मरतबा इसके वॉल्यूम में किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आई। तो अब क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, ये स्ट्रेन किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुए? चेंज इन शेप की फॉर्म में प्रोड्यूस हुए, इसलिए अब इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको कहेंगे शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या था? ऐसा स्ट्रेस के जो बॉडी की शेप को चेंज करता है। तो वाकई यहाँ पे बॉडी की शेप चेंज हो चुकी है, इसका मतलब है शियर स्ट्रेस ने यहाँ पे वर्क किया, और जब शियर स्ट्रेस ने वर्क किया तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूस होने वाला जो स्ट्रेन है दैट इज शियर स्ट्रेन। ठीक हो गया? अब इस शियर स्ट्रेन की हमने मेजरमेंट करनी है। बड़ा आसान था हमारे लिए टेंसाइल स्ट्रेन की मेजरमेंट करना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, बात ही खत्म। बहुत आसान था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मेजर करना, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, बात ही खत्म। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब जरा गौर से देखिएगा, इसकी जो ओरिजिनल हाइट थी, लाइक ये इसकी ओरिजिनल हाइट थी, ये इतनी, ये इसकी ओरिजिनल हाइट थी। इस हाइट को मैं डिनोट कर देता हूं वाई से, डेल्टा वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के लोगे ना, तो डेल्टा वाई। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा गौर से देखें तो ये जो इसकी शेप में चेंज प्रोड्यूस हुआ, कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ? इतना चेंज प्रोड्यूस हुआ। ये इतना चेंज एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डेल्टा एक्स। आई समझ? यहां पे डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि वाई वो उसकी ओरिजिनल हाइट थी, उसके साथ डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे इतनी अमाउंट जो है ये वेरिएशन प्रोड्यूस हुई है, ये चेंज प्रोड्यूस हुआ है इतनी अमाउंट का, और एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस हुए, दैट्स व्हाई इसको कह दिया डेल्टा एक्स। डेल्टा मींस चेंज, तो डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स। आगे समझ बात की? अब जरा इस चीज को देखिएगा, अब यहां से मैं स्ट्रेन को डिफाइन करने वाला हूं, शियर स्ट्रेन को, तो क्या बनेगा? शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, क्या होता है? अभी हमने स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन लिखी थी, जो मैथमेटिकल फॉर्म में इस जगह पे मैंने आपको लिख के दिखाई थी। क्या थी वो थी चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूं, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब जरा देखें चेंज है कौन सी, तो देखें जरा चेंज है कौन सी? चेंज है डेल्टा एक्स, ये चेंज है। जबकि ओरिजिनल क्वांटिटी कौन सी है? ओरिजिनल क्वांटिटी तो इसकी हाइट है, यानी वाई, तो ये लिख दिया डेल्टा एक्स बाय वाई। आई समझ बात की? अब जरा गौर से देखें, ये इतनी जो ट्राइंगल बन रही है ये वाली, देखिएगा जरा, ये फिर ये और फिर ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। इसको मैं साइड पे यहां पे करके ड्रॉ करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखें, ऐसे, फिर ऐसे, और इसके बाद ये ब्लैक में थी तो ब्लैक में ही ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे। ठीक हो गया? और ये जो एंगल था हमारे पास, ये एंगल था एंगल थीटा। ठीक हो गया? ये था ऊपर डेल्टा एक्स, और ये जो वर्टिकल वाला ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये था वाई। अब इस ट्राइंगल में देखें डेल्टा एक्स बाय वाई क्या बनेगा? डेल्टा एक्स बाय वाई, यहीं से देखें, अगर मैं यहां पे टेन थीटा अप्लाई करता हूं इस ट्राइंगल में, तो टेन थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, पता है ना? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? याद रखें, इस चीज को याद रखना है,
ये ना हो कि जो आपको वर्टिकल नजर आए उसको परपेंडिकुलर बना के बैठ जाए। परपेंडिकुलर होता है थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो लेंथ होती है ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये अच्छी तरह सुन लीजिए ना, हर तरह की ट्राइंगल पे tan थीटा sin थीटा cos थीटा अप्लाई करते रहे, ऐसा नहीं है। जो राइट ट्राइंगल होती है यानी जिसमें एक एंगल 90 का होता है, उसके लिए sin cos tan डिफाइंड है, उसी के लिए पैथागोरस थ्योरम भी डिफाइंड है। अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं है तो sin cos tan अप्लाई नहीं कर सकते, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ये राइट ट्राइंगल ही है। तो राइट ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो लिहाजा यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा डेल्टा एक्स, और यहाँ पे बेस क्या होगी, थीटा के साथ वाली जो लेंथ होती है वो बेस होती है। तो अब थीटा के साथ जे भी है, थीटा के साथ जे भी है, तो देखें ये 90 है ना, 90 के जो सामने वाली जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये वाली जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूस है। तो फिर बाकी कौन सी बची, बाकी ये वाली, यानी थीटा और 90 दोनों के साथ जो कनेक्टेड है वो बेस होती है। तो ये लिख दिया डेल्टा एक्स बाई वाई। अब जरा देखें डेल्टा एक्स बाई वाई ये भी था, तो डेल्टा एक्स बाई वाई किसकी इक्वल है, tan थीटा की इक्वल है। सो इसका मतलब है कि शियर स्ट्रेन किसके इक्वल आएगा, शियर स्ट्रेन आएगा tan थीटा के इक्वल। आगे समझ बात की। एक चीज और वो भी देख लें, वो चीज क्या, वो चीज ये कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा और थीटा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा हो और साथ ही साथ रेडियन में भी हो, ये भी शर्त है, एंड इज इन रेडियंस, यानी थीटा की मेजरमेंट अगर रेडियन में की जाए तो उस सूरत में tan थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर में आप थीटा की बहुत छोटी सी वैल्यू लें 5 डिग्री, उस 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, आ गया रेडियन में कन्वर्ट होके। अब उसी रेडियन वाले एंगल पे, उसी रेडियन वाली वैल्यू पे tan अप्लाई करें कैलकुलेटर में। अब देखेंगे कि जो रेडियन की वैल्यू, जो रेडियन में थीटा की वैल्यू आई थी, tan थीटा की भी एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट वही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जब थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब थीटा बहुत छोटा हो, सो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा हो तो उस केस में हमारा शियर स्ट्रेन क्या आएगा, उस केस में हमारा शियर स्ट्रेन जो है वो थीटा के इक्वल आएगा। अवर शियर स्ट्रेन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, क्योंकि शियर स्ट्रेन tan थीटा के इक्वल तो आया पड़ा है ना, और थीटा छोटा होने की सूरत में tan थीटा और थीटा इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं जब थीटा बहुत छोटा होगा तो शियर स्ट्रेन जो है वो थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। आगे ना समझ बात की। तो ये आगे चल के क्योंकि यूज होना था उसमें लाइक कौन सा है पता नहीं, मेरे जहन से उसका नाम भी निकल गया, देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की थर्ड टाइप है, उसमें ये यूज होना है। तो इसलिए मैंने यहीं पे आप लोगों को समझा दिया, वहां पे फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ये चीज क्लियर हो गया आपके सामने, ठीक हो गया। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल की तरफ। गौर से देखिएगा, इस लफ्ज पे गौर करें, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब अब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी नहीं करने वाले, हम किसी बॉडी को स्टडी नहीं करने वाले, बल्कि हम अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। जैसे कॉपर एक मटेरियल है, आयरन एक मटेरियल है, रबर एक मटेरियल है, ग्लास एक मटेरियल है, वगैरह वगैरह। इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए साइंस की जो ब्रांच है, फिजिक्स की जो ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल फिजिक्स, मटेरियल साइंसेस, ठीक है। तो अभी हम अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं, और फिर यही स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह जो हमने पढ़े इनको उठा के मटेरियल्स पे अप्लाई करेंगे। अभी देखें जरा इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल किसे कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल तो डिफाइन हम करेंगे, इट इज व्हाट, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, ability of a material to regain its original shape, to regain its original shape after removal of stress, after removal of stress। क्या मतलब ये अभी तक हमने देख लिया ना कि जब स्ट्रेस किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाए उस बॉडी में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी शक्ल सूरत बिगड़ जाती है। अब अगर स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद, अगर हमारी वो ऑब्जेक्ट, हमारा वो मटेरियल ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है
तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है। अगर वो ओरिजिनल शेप में स्ट्रेस रिमूव करने के बाद अगर वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, अगर वो परमानेंटली पक्का पक्का डीफॉर्म हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये मटेरियल इलास्टिक मटेरियल नहीं है। ठीक हो गया? तो किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी अगर स्ट्रेस रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, और अगर स्ट्रेस रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप की तरफ वापस ना आए तो हम कहते हैं इसकी इलास्टिसिटी कम है। दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी को हमने डिफाइन कर दिया, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। क्लियर हुई ये बात जी? पहले तो मुझे ये बताएं ना, हाँ जी जल्दी से बताएं ना। वो जवाब दे दिया करें ना। अब मेरा आप लोगों से यहां एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा है या स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है? जी रबर की। एज नहीं, एक्सपेक्टेड। स्टील की, स्टील की, स्टील कैसे? की होगी क्योंकि रबर बहुत ऑब्वियस आंसर होगा। कैसे 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 स्टील की कैसे ज्यादा है? क्योंकि अगर रबर की ज्यादा होती तो रबर टूट जाता है। वाह बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अगर रबर रबर की ज्यादा होती तो आप ये सवाल ही ना पूछते। चलें मैं आपको इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। अब इसी चीज को जरा देखिएगा, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, प्रूव करते हैं ना इसको, ऐसे हवाई बातें तो नहीं करनी। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिएगा, इसी को यूज करके मैं नई डेफिनेशन बनाने लगूं। देखें, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है वो ओरिजिनल शेप ज्यादा जल्दी गेन कर लेगा, जिसकी इलास्टिसिटी कम है वो ओरिजिनल शेप दोबारा से गेन नहीं करेगा। सीधी सी बात है। तो फिर मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है वो अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है वो अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द measure of resistance, it is the measure of resistance of a material, it is measure of a resistance, it is measure of resistance of a material towards its deformation या against its deformation, कुछ भी कह लें, its deformation अगेंस्ट का वर्ड यूज कर लेता हूं। चलें कि अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली डीफॉर्मेशन को जो मटेरियल रेजिस्ट करे, हम कहेंगे वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। समझ आ गई बात की? अब जरा देखें कौन ज्यादा रेजिस्ट करता है, स्टील या रबर? हाँ जी जी, अब तो आसान हो गया काम। रबर। इत्थे रखो ना, रेजिस्टेंस ऑफ स्टील अगेंस्ट डीफॉर्मेशन, और दूसरी तरफ आएगी रेजिस्टेंस ऑफ रबर, रेजिस्टेंस ऑफ रबर अगेंस्ट इट्स डीफॉर्मेशन। हाँ जी, अगेंस्ट इट्स डीफॉर्मेशन। किस में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना आसान है ये तो बता दें? स्टील में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना आसान है, रबर में? डेफिनेटली रबर में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना आसान है, स्टील में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल है। तो जब स्टील में डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल है तो इसका मतलब है स्टील जो है वो डीफॉर्मेशन के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। सो रेजिस्टेंस ऑफ स्टील अगेंस्ट डीफॉर्मेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर। आई समझ? अब जरा देखें, यही तो मैंने डिफाइन किया था इलास्टिसिटी को, इट इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट इट्स डीफॉर्मेशन, कि जिसकी रेजिस्टेंस डीफॉर्मेशन के अगेंस्ट ज्यादा होगी उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। अब कौन ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है? स्टील ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील भी ज्यादा है। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ रबर। आ गई ना समझ बात की? देन इलास्टिसिटी ऑफ रबर। तो स्टील की इलास्टिसिटी रबर की इलास्टिसिटी से ज्यादा है। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, बड़ी क्लियर होगी,
कि जो मटेरियल जितना ज्यादा हार्ड होगा उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। सो इलास्टिसिटी is directly proportional to hardness of material, hardness of material। तो इलास्टिसिटी जो है मटेरियल की हार्डनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना मटेरियल ज्यादा हार्ड होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, मटेरियल अगर हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, उसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी। अब सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल जो है ना वो डायमंड होता है, तो लिहाजा सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी डायमंड की है। ठीक हो गया। तो सो डायमंड हैज, सो डायमंड इज मोस्ट इलास्टिक, मोस्ट इलास्टिक, क्योंकि डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है। सो डायमंड इज मोस्ट इलास्टिक। समझ आ गई बात की? इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर मैं आपको नया लिंक सेंड करता हूं।